वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसा कि दोस्तों अपन ने पिछले वीडियो में सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया था, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा था। आज थोड़ा सा और देख लेते हैं सैटेलाइट के बारे में कुछ पॉइंट, और उसके बाद अपन पलायन वेग प्रक्षेपण वेग के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो उसमें ज़्यादा फार्मूले हैं, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट जो आने वाला होगा इससे आगे वाला वीडियो, इसमें ज़्यादा फार्मूले हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को अपना थोड़ा छोटा रखा है। और जितनी भी इस वीडियो में रिलेटेड चीज़ है वो सारी यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मैटर है पूरा अच्छे से तैयार किया जाता है, ताकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं हो। अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आप डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण में आज अपन बात करेंगे भूस्थिर उपग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भूस्थिर यानी कि स्थिर दिखने वाला उपग्रह। ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो, भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है, अपनी जो पृथ्वी है इसका आवर्तकाल कितना है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में घूमती है, 24 घंटे। यानी कि ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे हो, 24 आवर्स हो, तो वो कौन सा उपग्रह कहलाएगा, भूस्थिर उपग्रह कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, इन रिफरेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर अलग ग्रह होगा तो उसका आवर्तकाल भी अलग होगा, तो उसके लिए नहीं कह रहे, अपन पृथ्वी के बारे में बात करें। पृथ्वी में अगर भूस्थिर उपग्रह है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 24 आवर। अब समझ में आ गया कि ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो, भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। भूस्थिर उपग्रह अन्य ग्रह के लिए भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसका आवर्तकाल उस ग्रह के अकॉर्डिंग है, उसके बराबर है, तो वो भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। भूस्थिर उपग्रह की विशेषता क्या है कि ये पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक द्वारा देखने पर ये उपग्रह स्थिर दिखाई देता है। यानी कि जब अपन पृथ्वी से इस भूस्थिर उपग्रह को देखेंगे तो अपन को स्थिर दिखाई देगा, कोई भी मूवमेंट करता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर है। क्या पृथ्वी अपन को घूमती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अपन पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो अपन को महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत गति क्या है, अपना जो अपनी जो दूरी है, अपन जिस स्थान पे रह रहे हैं वो नगण्य है। इसकी जो परिधि की बात की जाए, जिस परिधि पर ये घूम रही है, जिस प्रकार की घूर्णन गति कर रही है, ठीक है दोस्तों, तो अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, देख नहीं पा रहे। और जब पृथ्वी को ही नहीं देख पा रहे, तो जो भूस्थिर उपग्रह है उसका भी आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर होता है, तो उसके बराबर है, तो उसको भी अपन देख नहीं पाएंगे। अब जैसे घूर्णन काल करती है पृथ्वी, अपनी दूरी पर घूमती है, तो उसके कारण दिन रात बनते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, फैक्ट है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण काल कहते हैं, जो उसके कारण क्या बनती है, विभिन्न ऋतुएं, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन, शरद, ये सब ऋतुएं। ठीक है दोस्तों, ये जो बीच में पॉइंट बता रहा हूँ उनको भी नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में एक्स्ट्रा में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उपग्रह को सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में स्थापित करना पड़ेगा। पृथ्वी की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो भूस्थिर उपग्रह को स्थापित करने के लिए कम से कम 36,000 किलोमीटर ऊंचाई, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपन इसको स्थापित करेंगे कक्षा में। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में अगर स्थापित करेंगे किसी उपग्रह को, तो वो क्या कहलाएगा, भूस्थिर उपग्रह कहलाएगा। वो क्या है, गति करता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये एकदम स्थिर दिखाई देगा अपन को। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक साथ संकेत भेजने के लिए कम से कम 3 भूस्थायी उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो पृथ्वी है अपनी, और इस पर सभी जगह पर एक साथ प्रसारण करने के लिए, कोई भी टीवी चैनल है उसका एक साथ प्रसारण करने के लिए कम से कम अपन को 3 क्या चाहिए, भूस्थिर उपग्रह चाहिए, कम से कम 3 भूस्थिर उपग्रह। और इनका जो प्रेक्षण है वो GSLV द्वारा किया जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म आपने पीछे देख लिए।
GSLV द्वारा प्रक्षेपित किए जाते कौन से भूस्थिर उपग्रह। और अगर शायद पीछे वीडियो में मैंने ये संचार वाले उपग्रह जो 3 स्थायी उपग्रह उसके बारे में PSLV बता दिया था, उसको नोट डाउन कर लेना, उसमें GSLV होगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कई बार फ्लो में। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, जो ध्रुवों पर, वे कृत्रिम उपग्रह जिनकी कक्षा का तल पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरे ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि ये जो पृथ्वी अपनी यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल, तो इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर से इसकी कक्षा का तल हो, यानी कि वो कहाँ से गुजरे, इसके नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरे, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के ऊपर से गुजरे, तब उस ग्रह को क्या कहेंगे, ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। और ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गति करता है, यानी घूर्णन मान लो पृथ्वी इस साइड कर रही है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या करेगा, ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति करेंगे। और इनका परिक्रमण काल पृथ्वी की सतह से इनकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी इनका परिक्रमण काल क्या होता जाएगा, परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उनका परिक्रमण काल भी बढ़ेगा, क्योंकि लंबी कक्षा तय करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा बड़ी कक्षा में चक्कर काटना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या है, घूर्णन काल, परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। और मात्र कुछ घंटे होता है इनका ध्रुवीय उपग्रहों का, यानी कि कुछ घंटे में ध्रुवीय उपग्रह चक्कर लगा देते हैं किसका, पृथ्वी का। और इनका प्रक्षेपण PSLV द्वारा किया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि नाम ही ध्रुवीय उपग्रह, तो इनका प्रक्षेपण भी PSLV द्वारा किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, और किसी अपने ही एस्पिरेंट ने इसमें कमेंट किया था कि भूस्थिर उपग्रह के बारे में बताइए, अगर इसलिए इस पार्ट को इंक्लूड किया और अच्छे से पूरा जो भूस्थिर उपग्रह उससे रिलेटेड अपन ने चीज़ कवर कर ली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे प्रक्षेपण वेग, यानी कि जब अपन किसी को ग्रह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को किसी वेग से फेंकते हैं, तो वो क्या है, प्रक्षेपण वेग है। यानी कि किसी निश्चित ऊंचाई तक किसी वस्तु को पहुंचाने के लिए, यानी कि अपन को इस हाइट तक, मान लो ये पृथ्वी है, इससे 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई चीज़ भेजनी है, तो उसको जो पहुंचाने के जो आवश्यक वेग है उसे ही प्रक्षेपण वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो प्रक्षेपण वेग कहलाता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से v वेग से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अतः ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। यानी कि जब अपन किसी वेग से फेंकें तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। जब प्रक्षेपण वेग की बात की जा रही है किसी निश्चित ऊंचाई की, यहाँ पलायन वेग की बात नहीं की जाती। पलायन वेग होता तो वो पार कर जाती, रुकती नहीं अगर पलायन वेग से फेंका जाता है, यानी पलायन वेग से कम ही वेग होगा प्रक्षेपण वेग का, ये ध्यान रख लेना। जब प्रक्षेपण वेग से फेंकेंगे तो वो एक स्थिति आएगी जब वो रुक जाएगी, तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा, mgh 1/h/r, जहाँ h हाइट हो गई और r ग्रह की त्रिज्या। अगर पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके बारे में भी अपन देख चुके हैं। और v² बराबर क्या आ गया, 2gh, यहाँ से क्या कैंसिल आउट आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, और इसके अलावा 2 इधर गुणा में चला गया 2gh, तो कितना बचा, यहाँ v² बचा, v²/1/h+r। तो यहाँ पर वेग कितना आ गया, प्रक्षेपण वेग √2gh/1+h/r, 1+h/r, ये क्या आ गया, अपना प्रक्षेपण वेग आ गया दोस्तों। और ये प्रक्षेपण वेग यदि h <r, यानी कि त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी रिस्पेक्ट में, अगर हाइट है, जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर अपन को पहुंचाना है किसी चीज़ को, वो कम है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे h को क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर 0, ये टर्म पूरी 0, नीचे 1 बचेगा, 1 का भाग देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास प्रक्षेपण वेग v क्या आ जाएगा, √2gh। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, जब h <r की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड भी।
अब बात करेंगे पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। स्केप मतलब बाहर। वह न्यूनतम वेग, किसी ग्रह के लिए बात की जाएगी, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पलायन वेग। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे से देख लेना दोस्तों, ध्यान से समझना है, अच्छे से सुनना है। जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह वस्तु उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल जाए। यानी कि अपन मंगल से फेंके, चाहे किसी चंद्रमा से फेंके, उपग्रह से भी फेंके, या ग्रह पृथ्वी शनि किसी भी ग्रह से फेंके, अगर उतना न्यूनतम वेग होना चाहिए कि वो उस गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, यानी कि वस्तु वापस लौट कर कहाँ ना आए, उस ग्रह पर, उस ग्रह पर कभी वापस लौट कर ना आए, तो उस वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग। पलायन वेग मतलब चले जाना, पलायन कर गए। कई बार नहीं बोलते कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति होने से यहाँ के जो निवासी हैं वो पलायन करके दूसरी कंट्री में चले गए, तो वो क्या होते हैं, पलायन कर गए, वो वापस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर स्थिति खराब हो गई, तो वो चीज़ें क्या है, वही बात है कि पलायन वेग क्या हुआ कि वह न्यूनतम वेग जो ग्रह को पार कर जाए, यानी ग्रह पर वापस ना लौटे, उसकी गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, जो बल क्षेत्र है उसके प्रभाव से। किसी वस्तु को उस ग्रह से पलायन करवाने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग शून्य होना चाहिए। यानी कि किसी वस्तु को उस ग्रह से पलायन करवाने के लिए क्या होना जरूरी है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग शून्य होना चाहिए। यानी कि दोनों का योग कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ई बराबर 0, 1/2 mv² माइनस GM/m/r बराबर 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग 0। तो यहाँ पर VE², VE क्या है, यहाँ पे पलायन वेग है, VE² बराबर यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर जाएगा प्लस का, तो इधर गुना हो जाएगा 2GM। M क्या है यहाँ पर, ग्रह का द्रव्यमान, और M उस पिंड का जिसको अपन को पलायन करवाना है, और ये त्रिज्या हो गई ग्रह की। तो यहाँ पर क्या आएगा, VE बराबर √2GM/r, या फिर VE बराबर, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन था यहाँ पे, ये क्या है, VE है, एक सेकेंड, ये क्या है, VE, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो ये क्या है, VE बराबर √2GM, और G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, GM/r²। अब r का नीचे ऊपर नीचे गुना करेंगे तो GM/r², यहाँ पर r आ जाएगा, GM/r² किसके बराबर आएगा, G के, तो क्या आ गया 2GR। तो पलायन वेग क्या आ गया, √VE बराबर √2GR। ठीक है दोस्तों, तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या पलायन वेग किसी कोण पे निर्भर कर रहा है, नहीं ना। यानी कि पलायन वेग को किसी कोण से फेंकें वो गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा, उस पर एंगल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, किस एंगल से फेंक रहे हैं या नहीं फेंक रहे हैं ये पलायन वेग में मैटर नहीं करता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार इससे एग्जाम में पूछा गया है, क्या पलायन वेग प्रक्षेप कोण पे निर्भर करता है या नहीं करता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं आजकल, तो उनमें पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड में। H ऊंचाई पर पलायन वेग, यानी कि अपन को पृथ्वी की मान लो 5 किलोमीटर ऊपर से देखना है, यानी कि ये पृथ्वी की सतह, इससे 5 किलोमीटर ऊपर और जाने पर पलायन वेग क्या होगा। यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, यानी इस तरह से ऊपर जाते जाएंगे, पलायन वेग का मान कम होता जाएगा, क्योंकि √2GM/r था, तो r + h हाइट जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो h ऊंचाई पर पलायन वेग भी बराबर क्या होगा, √2GM/r + h। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि प्रक्षेप पे पलायन वेग प्रक्षेप कोण पे निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ नोट डाउन ही कर लो दोस्तों, नोट। पलायन वेग प्रक्षेप कोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कीज देख लो, यानी कि विभिन्न ग्रहों के पलायन वेग देख लो। जैसे पृथ्वी के लिए देखते हैं अपन, सबसे पहले पृथ्वी के लिए पलायन वेग VE का मान कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जब 11 इतनी स्पीड देंगे ना अपन किसी वस्तु को, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो पृथ्वी को पार कर जाएगी, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगी। इस वेग से अगर अपन को
अगर इस वेग से अपन पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और वहीं बुध की बात की जाए, बुध ग्रह की, उसके लिए क्या है, 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसके लिए कम है। बृहस्पति के लिए ज़्यादा है, बृहस्पति ग्रह जुपिटर, उसके लिए कितनी है, 49 किलोमीटर पर सेकेंड। और वहीं चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होगा, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य के लिए, यानी कि सूर्य से किसी ग्रह को दूर भेजना हो तब उसके लिए 61 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने प्रक्षेपण वेग, भूस्थिर उपग्रह और प्लाइन वेग के बारे में डिटेल से देखा है। पोलर उपग्रह के बारे में देखा, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में देखा। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट अपने कंपटीशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में अपने बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। सामान्य जो एग्ज़ाम होते हैं किसी भी कंपटीशन को, उसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए, जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करते रहिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार भी देख लीजिए, 2x स्पीड में देख लीजिए। लेकिन अपन को एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। जब बेसिक अच्छा होगा तभी अपन बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आज के कल के जो एग्ज़ाम के ट्रेंड है उसमें आप नॉर्मल फैक्ट याद करके या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ कर जाओगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। क्योंकि एग्जामिनर आज आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है, आपकी किस सिचुएशन में आपका दिमाग कैसे काम करता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। तो उस हिसाब से आपका बेसिक अगर मजबूत है तब कहीं ना कहीं अपन को बहुत सारी मदद मिलती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है दोस्तों आप कंटिन्यू अभ्यास करते हैं डेली, और जो भी अपना गोल है उसके प्रति समर्पित भी हैं और कंटिन्यू उसके प्रति अपना एफर्ट 100% लगा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।